हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सीए वत्सल शाह। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 एंड द नेम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 क्या था? लीज था। क्लियर? मैंने आपको अभी तक जितना भी करवाया फ्रेंड्स वो एक बार आपको रिवाइज करवा दो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ये समझा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लीज। तो लीज कुछ नहीं है, अगर कोई भी ओनर ऑफ द असेट किसी को राइट टू यूज ऑफ द असेट ट्रांसफर करे अगेंस्ट कंसिडरेशन और द सीरीज ऑफ अ कंसिडरेशन, वो क्या होगा? लीज होगा। सबसे पहले कहने से अगर आपको राइट टू यूज ट्रांसफर करना है तो पहले दिमाग क्लियर रखो, आप पहले तो ओनर ऑफ द असेट होने चाहिए। लीगल ओनर ही राइट टू यूज ट्रांसफर कर सकता है। जिस मोमेंट पे मैं वर्ड बोल रहा हूं कि मुझे राइट टू यूज ट्रांसफर करना है, उस मोमेंट पे ये बात क्लियर है कि आपकी असेट कैसी होनी चाहिए। तो आपकी असेट रेडी टू यूज होनी चाहिए। क्लियर? अगर कोई भी चीज रेडी टू यूज है तो ही उसका राइट टू यूज ट्रांसफर कर सकते हो, बाकी उसका राइट टू यूज ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगेंस्ट कंसिडरेशन और द सीरीज ऑफ अ कंसिडरेशन, जब मैं बोल रहा हूं कंसिडरेशन मतलब इट इज अ वन स्टॉक पेमेंट, पर जब मैं बोल रहा हूं सीरीज ऑफ अ कंसिडरेशन मतलब इट मे बी अ क्वार्टरली, मंथली, आपका ईयरली, डेली, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? सेकंड चीज मैं आपको यहां पे बोल दूं, जो बंदा असेट को ट्रांसफर कर रहा है हम उसको बोलते थे लेसर, एंड जो बंदा असेट को रिसीव कर रहा है हम उसको क्या बोलते थे? लेसी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीज, वन इज द फाइनेंस लीज एंड सेकंड इज द ऑपरेटिंग लीज। जिस लीज में रिस्क एंड रिवॉर्ड हम लेसी को ट्रांसफर कर देते हैं वो लीज हो जाएगा फाइनेंस लीज, एंड जहां पे हम रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं करते वो लीज कौन सा हो जाएगा? तो क्या? ऑपरेटिंग लीज। सिंपली फ्रेंड्स मैं आपको इतना बता दूं कि फाइनेंस लीज में जो असेट होता है ना वो कौन रिकॉर्ड करता है? तो फाइनेंस लीज में जो असेट होता है वो लेसी रिकॉर्ड करता है, पर ऑपरेटिंग लीज में जो असेट कौन रिकॉर्ड करेगा? लेसर ही रिकॉर्ड करेगा। वाई फाइनेंस लीज में असेट लेसी रिकॉर्ड करता है? कोई लॉजिक पूछे तो हम ऑलवेज सब्सटेंस ओवर फॉर्म नाम का कंसेप्ट आपको पता है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब भले लीगल ओनर लेसर है, पर अगर रियलिटी चेक करो तो लेसी ही फर्स्ट डे से ओनर है, एंड अगर लेसी फर्स्ट डे से ओनर है तो वो अपनी बुक में क्या कर देगा? असेट को रिकॉर्ड कर देगा। सिंपली बता दो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 टोटल 4 जगह पे एप्लीकेबल नहीं था। कौन सी 4 जगह पे? तो फर्स्ट प्लेस कौन सा था? अगर आपके पास कोई भी एक्सप्लोरेशन का राइट है फॉर व्हाट? फॉर मिनरल रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल गैस है, ऑयल है, पेट्रोल है, तो वहां पे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 आपका एप्लीकेबल होने वाला नहीं था। अगर कोई भी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है फॉर द मोशन पिक्चर फिल्म्स और द वीडियो रिकॉर्डिंग्स के लिए है तो वहां पे भी एएस 19 हम अप्लाई करने वाले नहीं है। अगर आपने कोई भी लीज का एग्रीमेंट किया है फॉर द यूज ऑफ द लैंड, अभी भी बोल रहा हूं जस्ट लैंड, अगर बिल्डिंग होगा तो उसकी कुछ स्टोरी अलग होने वाली है। एंड अगर फॉर द यूज ऑफ द लैंड अगर कुछ भी आपने एग्रीमेंट किया है तो हम वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 को अप्लाई करने वाले नहीं है। एंड अगर आपका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड जो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस इसमें भी हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 को हम अप्लाई करने वाले नहीं है। क्लियर? उसके बाद मैंने आपको याद कर रहा हूं तो इंडेस 116 का कंसेप्ट सिखाया था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में क्या प्रॉब्लम था पता है आपको? देयर आर वेरियस असेट्स, दोनों पार्टी सेम सप्लायर के मतलब सेम लेसर के पास से ले रहा है, पर एक के वहां पे वो ऑपरेटिंग लीज है, दूसरे के वहां पे वो फाइनेंस लीज है। ऑपरेटिंग लीज वाला अपने वहां पे असेट रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, पर फाइनेंस लीज वाला अपने वहां पे वो असेट को रिकॉर्ड कर रहा है। प्रॉब्लम ये हो रहा था कि दोनों लोग सेम असेट को यूज कर रहे हैं, पर ड्यू टू अकाउंटिंग मिसमैच एक बंदा उस असेट को रिकॉर्ड कर रहा है, दूसरा बंदा वो असेट को रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। कहने से मैंने बहुत सारे रेशियो, देयर आर वेरियस रेशियो जो आपकी टोटल असेट्स पर डिपेंडेंट होता है, हर एक रेशियो का आंसर कहने से आपका चेंज हो जाता था। मतलब कहने से हमारा पर्पस ही वो था इंडेस 116 में, वेदर इट इज ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी, ईच एंड एवरी असेट को हम वहां पे सीए फाइनल में आके रिकॉर्ड करेंगे। बस पर्पस वहां पे वो था कि इट मे बी पॉसिबल आप असेट को यूज कर रहे हो, पर कहने से ड्यू टू अकाउंटिंग चेंज आप वो असेट को रिकॉर्ड नहीं कर पाते। वैसा ना चले, आपको वो आपकी बुक में असेट को क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। सिंपली वहां पे पर्पस इतना था, ऑफ बैलेंस शीट आइटम को आपको क्या कर देना था? बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देना था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट भी था, मुझे बहुत सारे मैसेज भी मिले थे कि सर ये तो कहने से आपका डबल अकाउंटिंग होगा। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था इट इज नॉट अ डबल अकाउंटिंग। लेसर जो है ना अपनी बुक में अगर वो लीज को ऑपरेटिंग लीज बाइफरकेट करे तो वो अपनी बुक में भी असेट रिकॉर्ड करेगा। लेसी की बुक में तो ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज का कुछ हम इंडेस में बाइफरकेशन करते ही नहीं है, बट लेसी भी वो असेट रिकॉर्ड करेगा तो भी ये डबल अकाउंटिंग नहीं है। रीजन, लेसर अपनी बुक में असेट को रिकॉर्ड कर रहा है, पर लेसी अपनी बुक में राइट टू यूज ऑफ दैट असेट को रिकॉर्ड कर रहा है। असेट को रिकॉर्ड करना एंड असेट के यूज के राइट को रिकॉर्ड करना वो दोनों अलग चीज है। उसके बाद फ्रेंड्स हम वहां पे गए थे कि कोई भी लीज ऑपरेटिंग है कि फाइनेंस है वो पता कैसे चले। सर वो पता क्यों करना है आपको? रीजन क्योंकि दोनों का अकाउंटिंग अलग है। तो मैंने आपको बोला था
फाइनेंस लीज बाइफरकेट करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में टोटल 5 फैक्टर्स दिए हैं। कौन से 5 फैक्टर मैं आपको याद करवा दूं। एट द एंड ऑफ द लीज टर्म अगर ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर होने वाला है तो वो फाइनेंस लीज है। लेसी के पास ऑप्शन है असेट को परचेस करने का, अरे वो जो असेट को परचेस करने का जो ऑप्शन है उसमें जो कंसीडरेशन देगा ना वो उस दिन की फेयर वैल्यू से बहुत कम प्राइस पे होगा, तो भी वो लीज कौन सा हो जाएगा, फाइनेंस लीज। थर्ड पोर्शन, लीज टर्म कवर सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द रिमेनिंग इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द असेट, तो भी वो फ्रेंड्स कौन सा होने वाला है, फाइनेंस लीज। फोर्थ, इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट कवर सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट, तो भी वो कौन सा लीज हो जाएगा, फाइनेंस लीज। एंड फिफ्थ, असेट कोई स्पेसिफिक नेचर वाला है, विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन हम किसी को सेल नहीं कर सकते। ये 5 कंडीशन के बीच में और था फ्रेंड्स, अगर कोई एक भी कंडीशन अगर आपके फुलफिल हो गया तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 बोल रहा है ये लीज कौन सा हो जाएगा, फाइनेंस लीज। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं दुनिया में 5 ही सिचुएशन है, दुनिया में बहुत सारी सिचुएशन हो सकता है। एएस 19 ने आपको बोल दिया ये 5 सिचुएशन में, तो आपको सोचना नहीं है, ये 5 सिचुएशन में कंफर्म हम बोल रहे हैं ये लीज कौन सा हो जाएगा आपके लिए, फाइनेंस लीज ही हो जाएगा। क्लियर। एंड फॉर एकेडमिक पर्पस मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको पूछेंगे वो ये 5 सिचुएशन के बेस पर ही पूछेंगे फ्रेंड्स। ये आपके लिए एकेडमिक पर्पस भी इतना इंपॉर्टेंट था बिकॉज वो क्वेश्चन देख के आपको पता चलना चाहिए ये फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है, एंड अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग करना पड़ेगा। कैन आई गो अहेड। हाँ, मैंने लास्ट में आपको बोला था मुझे टोटल 5 चीज का अकाउंटिंग सिखाना है। फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी, फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसर, ऑपरेटिंग लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी, ऑपरेटिंग लीज इन द बुक्स ऑफ लेसर, 4 हो गए, एंड सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। जो लोग लेक्चर फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको मैं बोल दूं यहां से ब्लैक इंक में जो भी लिखूं वो जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर। आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे मेन पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, दैट इज फाइनेंस लीज इन बुक्स ऑफ लेसी। क्लियर। लेसी की बुक में हम असेट को कैसे रिकॉर्ड करें उसका मैं पूरा अकाउंटिंग आपको सिखा रहा हूं। फिर समझो, लेसर मतलब वो बंदा जो असेट को ट्रांसफर कर रहा है, एंड लेसी मतलब वो बंदा जो असेट अपने पास ले रहा है। एंड कैन आई से मैंने ऐसा बोला था कि फाइनेंस लीज में हम क्या कर देते हैं तो कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर देते हैं, हाँ के ना। एंड अगर फ्रेंड्स कैन आई से हम रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर करें तो मैंने कंसेप्ट बोला था कि ड्यू टू सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये जो भी असेट है वो किसकी बुक में रिकॉर्ड होगा, तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए ये जो असेट है ना वो लेसी की बुक में रिकॉर्ड होगा। अग्रीड, लेसी लीगल ओनर नहीं है, बट इफ यू चेक रियलिटी तो ये एग्जैक्ट आपका हायर परचेज जैसा हुआ, मैं उसका लीगल ओनर बन जाऊंगा कब, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करूंगा तब। पर रियलिटी चेक करो तो कहने से पहले दिन से ये असेट को मैं ही यूज कर रहा हूं, एंड अगर पहले दिन से ये असेट को मैं ही यूज कर रहा हूं तो मैं मेरी बुक में उसको रिकॉर्ड कर सकता हूं। मतलब इतना बात कंफर्म हो गया कि आपको इस असेट को लेसी की बुक में रिकॉर्ड करना है, हाँ के ना। तो फ्रेंड्स लेसी की बुक में अगर आपको इस असेट को रिकॉर्ड करना है तो कहने से आपको जर्नल एंट्रीज पास करना पड़ेगा। अब फर्स्ट जर्नल एंट्री वहां पे पास कर दोगे, कौन सी पास करोगे समझ लेना। आपकी बुक में असेट आया, क्लियर, तो सिंपल आप एंट्री करोगे असेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट, पर कहने से उसका पेमेंट आपने अभी तक किया नहीं है तो आप क्रेडिट कर दोगे टू लेसर अकाउंट, बिकॉज आपको उसका पेमेंट करना बाकी है। फ्रेंड्स चेक करो, आज तक मैं असेट अकाउंट डेबिट वैसा बोल रहा था, पर मैंने इस बार एक स्पेसिफिक वर्ड लिखा असेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? बैलेंस शीट अगर आपने प्रॉपर देखा है ना तो बैलेंस शीट में एक बिल्डिंग अलग हेडिंग में होता है एंड एक लीज होल्ड बिल्डिंग होता है ना वो भी अलग हेडिंग में होता है। व्हाई? आपके स्टेक होल्डर को पता चले अगर आपने बैलेंस शीट में अगर कोई भी असेट आपने लीज पर लिया है एंड उसको अगर आपने एज ए बिल्डिंग दिखा दिया, बिल्डिंग अगर आपने लीज पर लिया है पर आपने बैलेंस शीट में जस्ट वर्ड कौन सा लिखा, बिल्डिंग, तो कहने से स्टेक होल्डर आप मान जाएंगे कि आप ही उसके लीगल ओनर हो। पर रियलिटी तो ये है कि हम इसके लीगल ओनर नहीं है, हमने तो वो बिल्डिंग लीज पर लिया था। इट मे बी पॉसिबल, देयर आर फुल चांसेस बीच में अगर मैं एक भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ना करूं तो इसका लीगल ओनरशिप मेरे पास रहने वाला नहीं है। तो कहने से फॉर द बेटर डिस्क्लोजर आपको जस्ट बिल्डिंग नहीं लिखना चाहिए, लीज होल्ड बिल्डिंग लिखना चाहिए। जिस मोमेंट पे लीज होल्ड वर्ड आपके स्टेक होल्डर देख लेंगे तो उनको पता चल जाएगा है तो बिल्डिंग,
फाइनेंस लीज वाला है पर अभी तक उसके इंस्टॉलमेंट खत्म हुए नहीं है। प्रॉपर जिसको अकाउंट्स आता है, प्रॉपर जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करना आता है, उनको मैं बोल दूं, अगर आपकी बैलेंस शीट में लीजहोल्ड बिल्डिंग दिख रहा है असेट साइड, तो कंफर्म सही बैलेंस शीट बनाने वाला पर्सन है, उसकी लायबिलिटी साइड आपको लीज की लायबिलिटी भी दिखेगी। रीजन, लीजहोल्ड बिल्डिंग वर्ड लिखा है, उसका मतलब मुझे अभी भी लीज का पेमेंट करना बाकी होगा, और अगर लीज का पेमेंट करना बाकी है तो मेरी बैलेंस शीट में क्या होना चाहिए, लायबिलिटी भी होना चाहिए। लीज लायबिलिटी और लेसर का अकाउंट कहीं पे होना चाहिए। और इसलिए चेक करो, मैंने फर्स्ट एंट्री किया असेट अकाउंट डेबिट, मतलब असेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू लेसर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर असेट को आप आपकी बुक में रिकॉग्नाइज कौन सी अमाउंट से करोगे, तो उन्होंने लिखा है आपको रिकॉग्नाइज करना है फेयर वैल्यू ऑफ असेट से काम खत्म नहीं होता, बिकॉज हम ऑलवेज कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हैं, और फेयर वैल्यू ऑफ असेट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। क्लियर, ये वर्ड थोड़ा भारी है आपके लिए, और यहां पे लिखा है विच एवर इज लोअर। क्या बोला, फेयर वैल्यू ऑफ द असेट और द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट विच एवर इज लोअर। मैंने पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फेयर वैल्यू, तो वहां पे लिखा है फेयर वैल्यू एक ऐसी प्राइस है, नॉलेजेबल विलिंग बायर एंड नॉलेजेबल विलिंग सेलर वो पर्टिकुलर अमाउंट पर ट्रांजेक्शन करने के लिए रेडी होते हैं। रिपीट बोल रहे हो, नॉलेजेबल विलिंग बायर एंड नॉलेजेबल विलिंग सेलर। हां, दोनों बुद्धि वाले होने चाहिए, दोनों की ट्रांजैक्शन करने की इच्छा होनी चाहिए। ये कोई फोर्स ट्रांजैक्शन नहीं है, ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। मतलब फेयर वैल्यू आपको मार्केट में से मिल जाएगा। याद करो, मैंने एक ऑफिस लिया था, कितने रुपीस का ऑफिस था, 80 लाख रुपए का ऑफिस था, पर मैंने उसको बोला था कि मेरे पास 80 लाख रुपीस नहीं है, तो उन्होंने मुझे बोला था एक काम करना, आप 18 लाख रुपीस को 5 साल तक पेमेंट करते रहना, मतलब टोटल 90 लाख का पेमेंट करना। सबसे पहले अगर इसका चेक करें, व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट, तो कहने से फेयर वैल्यू ऑफ द असेट इज 80 लाख। आज अगर मुझे ऑफिस परचेस करना है तो हम दोनों 80 लाख रुपीस के ट्रांजेक्शन अमाउंट पर हम रेडी हो जाते हैं। पर मैंने पूछा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट क्या होता है। प्रेजेंट वैल्यू को छोड़ दो, पहले मिनिमम लीज पेमेंट क्या होता है, तो उन्होंने बोला मिनिमम लीज पेमेंट में 2 चीज आती है। कौन सी 2 चीज, तो वो समझ लेना। एक आता है अग्रीड लीज रेंट एंड दूसरा आता है गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। बस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मिस्टेक यहां पे होता है, अग्रीड लीज रेंटल प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। जरा सा भी रट्टा नहीं, हमने एक प्रॉपर कंसेप्ट बना के बैठे हैं। याद करो, सामने वाला मुझे ऐसा बोल रहा है आपको 5 साल तक 18 लाख रुपीस का पेमेंट करने का। मैंने यहां पे लिखो व्हाट इज, मैंने अग्री किया है लीज रेंट के लिए 18 लाख रुपीस, कितने साल तक, तो क्या 5 साल तक। और अगर 5 साल तक अगर चेक करो तो कहने से मैंने उसको टोटल 90 लाख रुपीस देने के लिए रेडी हो। मैंने बोला 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली ओनरशिप मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी, तो क्या आंसर इज नो। उन्होंने बोला 5 साल के बाद आपको एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। सिंपल बोलूं, उन्होंने एक्सपेक्ट किया, क्या एक्सपेक्ट किया कि 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। मैंने बोला यार ये तो बहुत ज्यादा है, एक काम कर, मैं तुझे 5 नहीं दूंगा, मैं तुझे आज से एक गारंटी देता हूं, हम कॉन्ट्रैक्ट में लिख भी देते हैं कि एट द एंड ऑफ द 5th ईयर मैं आपको एक्स्ट्रा 3 लाख रुपए दूंगा। फ्रेंड्स, आपको टोटल डिटेल समझो, ऐसा क्यों हम अग्रीमेंट करते हैं कि मैं आपको 5 साल के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट दूंगा। रीजन है, प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रांसफर करना है ना, तो उसके लिए आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़े। फॉर योर नॉलेज, इन गुजरात स्टैम्प ड्यूटी का रेट चल रहा है 4.9% और 5.9% ऑफ दी आपका जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसका। क्लियर, समझ रहे हो। उन्होंने बोला 5 साल के बाद 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। मैंने बोला मैं तो 5 लाख रुपए नहीं दूंगा, मैं जस्ट आपको 3 लाख रुपए दूंगा। तो सिंपल बोलूं, ये क्या हो गया, बाकी के 2 लाख रुपए है ना, वो अनगारंटीड हो गया, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू हो गया 2 लाख रुपए। अब रट्टा मत लगाओ, एक्सपेक्ट कौन करता है, तो कहने से ये जो एक्सपेक्ट करता है वो एक्सपेक्ट ऑलवेज लेसर करता है, हाँ कि ना। उन्होंने सोचा कि 5 साल के बाद मुझे 5 लाख रुपए मिलना चाहिए, वैसा उन्होंने सोचा। पर गारंटी किसने दिया, तो कहने से फ्रेंड्स गारंटी जो मैंने दिया वो लेसी ने दिया।
तो सिंपल बोलू ये 2 लाख रुपए है ना, वो भी अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू हो जाएगा, पर अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू किसके व्यू पॉइंट से हो जाएगा? लेसर के व्यू पॉइंट से। दिमाग चले तो एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू एंड अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू is always from the viewpoint of lesser, but guaranteed residual value is always from the viewpoint of lessee. And friends चेक कर लो ये किसकी बुक चल रही है? लेसी की बुक चल रही है, और इसीलिए मैंने किसको पकड़ा? गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू को मैंने पकड़ा है। रिपीट कर रहा हूं, लेसर ने बोला कि 5 साल के बाद 5 लाख रुपए दो, मैं बोला 5 लाख नहीं मिलेंगे, 3 लाख मिलेंगे। The expected residual value is always from the viewpoint of lesser, but guaranteed residual value is always from the viewpoint of lessee. Friends, for your knowledge, in a practical life, unguaranteed जैसा कुछ होता नहीं है नॉर्मल सिचुएशन में। Why? Because जितना आपको lesser बोले उतना आपको पहले दिन अग्री होना ही पड़ेगा, तो ही आपको ओनरशिप ट्रांसफर होगा, बाकी होने वाला नहीं है। मतलब कहने से 90 लाख था, ये 90 लाख प्लस कहने से हमने बात किया था कि हम आपको गारंटी दे रहे कितने रुपीस का? 3 लाख रुपए का। ये 93 लाख इज नथिंग बट माय मिनिमम लीज पेमेंट। पर कहने से ये पेमेंट तो फ्रेंड्स फ्यूचर में होने वाला है, हमको आज उसकी कौन सी वैल्यू निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू। यू नो वेरी वेल दैट 93 लाख इज माय फ्यूचर वैल्यू। अगर उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाऊं तो फ्रेंड्स कहने से मुझे डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा, एंड अगर मान लो हमने डिस्काउंटिंग किया तो डिस्काउंटिंग की वजह से हमारा आंसर आया 75 लाख। विच एवर इज हायर के लोअर, तो वहां पे वर्ड लिखा था विच एवर इज लोअर, मतलब मैं पहले दिन मेरी बुक में एंट्री करूंगा असेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट 75 लाख टू लेसर अकाउंट कितने रुपए का? 75 लाख। रिपीट करो बस, यही फर्स्ट पॉइंट ही ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है। लेसी अपनी बुक में असेट को रिकॉग्नाइज करेगा। अमाउंट कौन सी? तो कि फेयर वैल्यू ऑफ असेट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट विच एवर इज लोअर। जब मैंने वर्ड बोला मिनिमम लीज पेमेंट, तो मिनिमम लीज पेमेंट कुछ नहीं है, अग्रीड लीज रेंटल आपने जो पहले दिन से अग्री किया है कितने साल तक, वो सब कुछ आपको चेक कर लेने का, प्लस एट द एंड ऑफ द लीज टर्म अगर आप कोई रेसिडुअल वैल्यू की गारंटी दे रहे हो तो वो गारंटी भी ले लेने का। यहां पे बोल दू व्हाई गारंटीड वैल्यू ओनली? लेसर एक्सपेक्ट कर रहा है, बट इट मे बी पॉसिबल वो अमाउंट पर हम अग्री ना हो। हमने तो बोला था हम आपको जस्ट 3 लाख रुपए देंगे, लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, दोनों पार्टी की साइन है, तो एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू इज ऑलवेज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लेसर, बट गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू इज ऑलवेज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लेसी। हम लेसी है मतलब हमको क्या करने का? गारंटीड लेने का। पर ये जो मिलेगा वो तो मिनिमम लीज पेमेंट मिलेगा। मिनिमम लीज पेमेंट का पेमेंट आज नहीं करने वाले हो, फ्यूचर में करने वाले हो, तो उसकी कौन सी वैल्यू निकालना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। एंड फाइनली आपका जो विच एवर इज लोअर है वो लोअर के हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? तो मैंने यहां पे फर्स्ट एंट्री किया असेट टू लेसर 78 लाख रुपीस का। फ्रेंड्स असेट को कहने से मैंने 75 से रिकॉर्ड किया, पर अपने दिल को पूछो मैं 75 का पेमेंट करने वाला हूं कि मैं कुछ ज्यादा, तो मुझे पूछो तो मैं टोटल 93 लाख का टोटल पेमेंट करने वाला हूं। कैसे समझो? 18 लाख रुपीस का पेमेंट 5 साल तक, मतलब वो 90 लाख रुपीस वो हुए, प्लस 3 लाख रुपीस का रेसिडुअल वैल्यू मैंने टोटल 93 का करने वाला हूं। दिमाग चले तो मैंने मेरी बुक में असेट जो रिकॉर्ड किया ना वो तो 75 से किया, पर मैं जो पेमेंट करने वाला हूं वो फ्रेंड्स कहने से मेरा पेमेंट तो जो होने वाला है वो 93 का होने वाला है। मैं ऐसा बोलूं कि ऊपर का 18 लाख रुपीस का जो पेमेंट है वो मैं कुछ एक्स्ट्रा दे रहा हूं। वो क्यों एक्स्ट्रा दे रहा हूं? बिकॉज सामने वाला मुझे एक इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी दे रहा है, इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी दे रहा है, तो मैं पेमेंट को डिले कर रहा हूं। एंड पेमेंट डिले करो तो उसके लिए तो कहने से आपका क्या होना चाहिए? ऑलवेज इंटरेस्ट आना चाहिए। तो यस हम सेकंड एंट्री पास करेंगे, एंड वो सेकंड एंट्री क्या पास करेंगे? तो हम यहां पे एंट्री करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट। अब समझाओ, अगर मान लो हमारे वहां पे डिस्काउंटिंग रेट जो था ना वो 10% था, हमने कहने से फ्रेंड्स 75 लाख रुपीस का असेट लिया था, 75 लाख रुपीस का हमारा लायबिलिटी था ओपनिंग बैलेंस पर, पूरे साल तक पेमेंट नहीं किया, तो कहने से वहां पे हायर परचेस में करते थे ना वो 5 कॉलम का टेबल बना के, वो सब कुछ यहां पे भी मैं करवाऊंगा। 75 लाख का 10% कहने से 7.5 लाख आएगा, तो यहां पे एंट्री कर रहा हूं इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट। क्लियर? थर्ड, अब कहने से हम क्या करेंगे? जैसे ही ईयर खत्म होगा उसका हम पेमेंट कर देंगे इंस्टॉलमेंट का, और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट की मैं एंट्री कर रहा हूं यहां पे लेसर अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट। याद करो हमने अग्री किया था कि हम आपको एवरी ईयर 18 लाख रुपीस का पेमेंट करेंगे, तो सिंपल हमारा हो गया लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 18 लाख। अब जो स्मार्ट स्टूडेंट है ना उसको पता चलना चाहिए कि बॉस ये हमारा इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है ना, वो इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट था वो बात अग्रीड है 18 लाख, पर इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में ऑलवेज दो चीज होता है। कौन सी दो चीज? थोड़ा प्रिंसिपल का अमाउंट होगा एंड थोड़ा इंटरेस्ट का अमाउंट होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? थोड़ा प्रिंसिपल एंड थोड़ा क्या होगा? इंटरेस्ट का अमाउंट होगा। इंटरेस्ट कितने का? तो याद करो हमने यहां पे कैलकुलेट किया था 7.5 लाख का इंटरेस्ट होगा, तो बॉस बाकी का जो 10.5 लाख है ना वो आपका किसका पेमेंट किया? आपने प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट किया। आर यू फॉलोइंग मी? क्लियर? फोर्थ एंट्री मुझे सिखाना पड़े। किसकी बुक में असेट है वो सोच लो। असेट कहने से लेसी की बुक में, एंड अगर असेट लेसी की बुक में है तो डेप्रिसिएशन भी कौन क्लेम करेगा? लेसी ही करेगा। तो एंट्री कर रहा हूं मैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे टू असेट ऑन लीज अकाउंट। दिमाग खुले तो मैंने टोटल दो टाइप के खर्चा रिकॉर्ड किया है। एक एक्सपेंस है, कौन सा है? तो कि इंटरेस्ट का, एंड दूसरा एक्सपेंस है कौन सा है? तो कि डेप्रिसिएशन, एंड दोनों में ट्रांसफर कर दूंगा पीएनएल में। तो एंट्री कर दूंगा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, एंड सिंपली यहां पे लेसी की बुक खत्म हो रहा है। फ्रेंड्स इतना समझ लो, लेसी की बुक में 5 एंट्री होता है। पहले डिटेल के साथ डिस्कस करें। फर्स्ट एंट्री हम करेंगे असेट अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट। अमाउंट कौन सी? तो क्या फेयर वैल्यू ऑफ असेट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट विच एवर इज लोअर। मैं जब वर्ड बोल रहा हूं मिनिमम लीज पेमेंट तो वो क्या है? अग्रीड लीज रेंटल प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। व्हाई गारंटीड? उसका लॉजिक हमने डिस्कस कर दिया था। सेकंड एंट्री करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लेसर। थर्ड एंट्री करेंगे लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक। फोर्थ एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, एंड फिफ्थ एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। सिंपली अगर फास्ट में बोलना है, असेट टू लेसर, इंटरेस्ट टू लेसर, लेसर टू बैंक, डेप्री टू असेट, पीएनएल टू इंटरेस्ट टू डेप्री। बोलो मेरे साथ 3 बार बोलो। असेट टू लेसर, इंटरेस्ट टू लेसर, लेसर टू बैंक, डेप्री टू असेट, पीएनएल टू इंटरेस्ट टू डेप्री। सेकंड टाइम बोलो, असेट टू लेसर, इंटरेस्ट टू लेसर, लेसर टू बैंक, डेप्री टू असेट, पीएनएल टू इंटरेस्ट टू डेप्री। एकदम जोर से बोलो। बोलो क्या था? असेट टू लेसर, इंटरेस्ट टू लेसर, लेसर टू बैंक, डेप्री टू असेट, पीएनएल टू इंटरेस्ट टू डेप्री। इतना ध्यान रखोगे, लेसी की बुक में जब मैं अकाउंटिंग करूंगा वो कौन सी रेसिडुअल वैल्यू लूंगा? एक्सपेक्टेड के गारंटेड, तो गारंटेड लेके आने का। क्लियर? अब मैं उसकी थियरी लिखो, उसके बहुत सारे एग्जांपल हमारी बुक में वो हम सॉल्व करते हैं। चलो फ्रेंड्स टाइटल लगाओ, फाइनेंस लीज in the books of lessee। क्लियर? अच्छा फ्रेंड्स अभी भी बोल रहे हो कौन सी लीज है? फाइनेंस, एंड उसमें भी कौन सा है? तो लेसी की बुक में। तो फर्स्ट एक लाइन लिख दे, एज पर द बेसिक प्रिंसिपल, as per the basic principle of substance over form, substance over form, asset is recognized, asset is recognized in the books of lessee। क्लियर? सब्सटेंस ओवर फॉर्म के हिसाब से असेट किसकी बुक में होना चाहिए? लेसी की बुक में। अब हम टाइटल लगा दो, दैट इज नथिंग बट जर्नल एंट्रीज। अरे क्लियर? चलो फ्रेंड्स फर्स्ट एंट्री कौन सी करेंगे? जब आपको असेट मिल रहा है। क्लियर? तो वहां पे लिखना फर्स्ट करके,
sorry, when asset is received, when asset is received, बोलो फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे, असेट अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट, क्लियर। तो वहां पे फर्स्ट एंट्री करना असेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट। पर यस, ये आप एंट्री तो कर लोगे, मुझे पता है, जो सिंपल उसका जो कैलकुलेशन होता है ना, वो कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, क्लियर। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ असेट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ असेट, यू नो वेरी वेल। बोलो कौन से अमाउंट से रिकॉर्ड करूंगा, तो वहां पे दो चीज कंपेयर करेंगे। फर्स्ट, फेयर वैल्यू ऑफ असेट, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। बोलो फ्रेंड्स, विच एवर इज हायर करूं कि लोअर करूं, तो विच एवर इज लोअर, क्लियर, विच एवर इज लोअर। पर कहने से आपको वो मिनिमम लीज पेमेंट का मतलब नहीं पता है, तो वहां पे नीचे नोट करके लिखना, मिनिमम लीज पेमेंट इंक्लूड्स minimum lease payment includes, बोलो वहां पे कितनी चीज आती थी, दो चीज, कौन सी दो चीज, एक आपका अग्रीड लीज रेंटल, वहां पे लिखना अग्रीड लीज रेंटल, एंड सेकेंड guaranteed residual वैल्यू। परफेक्ट, ये फर्स्ट एंट्री आपकी रेडी है। सेकंड, फॉर फाइनेंस चार्जेस, उसमें फ्रेंड्स कहने से आपको इंटरेस्ट की एंट्री करना पड़ेगा, एंड उसके लिए एंट्री क्या करोगे, तो कि इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट क्या कर दोगे टू लेसर अकाउंट, क्लियर। अच्छा, तीसरा फ्रेंड्स क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने के बाद एवरी ईयर आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, तो हम थर्ड एंट्री करते हैं, फॉर पेमेंट एंड फ्रेंड्स पेमेंट के लिए एंट्री क्या करना पड़ेगा, तो कि लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्लियर। तो सिंपल वहां पे लिखो लेसर अकाउंट डेबिट टू क्या कर दोगे, कैश और बैंक अकाउंट। परफेक्ट। अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा, तो आपकी बुक में असेट है, तो सिंपली आपको डेप्री भी आपको ही लेना पड़ेगा, तो सिंपल फोर्थ एंट्री फॉर डेप्रीसिएशन, एंड डेप्रीसिएशन की एंट्री करोगे डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट
एंड क्रेडिट क्या करोगे, तो आप क्रेडिट करोगे टू असेट ऑन लीज अकाउंट। क्लियर। एंड फाइनली आपको फिफ्थ एंट्री करना पड़ेगा, एंड फिफ्थ एंट्री किसके लिए होगा, तो कि क्लोजिंग एंट्री। फिफ्थ, दो एक्सपेंस आपने प्रोवाइड किए थे। कौन से दो एक्सपेंस थे फ्रेंड्स, तो एक था आपका इंटरेस्ट का और एक कौन सा था, डेप्रिसिएशन। दोनों ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल में, तो उसके लिए एंट्री कर देते हो पीएनएल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट करेंगे टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, एंड दूसरा हम क्रेडिट कर देंगे टू डेप्रीसिएशन अकाउंट, एंड सिंपली हमारा यहां पे कैलकुलेशन खत्म हो रहा है। क्लियर। चलो लास्ट टाइम बोल दें, उसके सम स्टार्ट करें। फ्रेंड्स हमने आज का लेक्चर स्टार्ट किया था फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी से। लेसी की बुक में असेट को रिकॉग्नाइज करना है, एंड इसलिए फर्स्ट एंट्री करेंगे असेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट। कौन सी अमाउंट से, तो क्या फेयर वैल्यू ऑफ असेट और द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट विच एवर इज लोअर। जब मैं बोल रहा हूं मिनिमम लीज पेमेंट, तो मिनिमम लीज पेमेंट में आपको दो चीज इंक्लूड करना है। पहला अग्रीड लीज रेंटल, दूसरा गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। सेकंड एंट्री आप करोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लेसर। थर्ड एंट्री करोगे लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक। फोर्थ एंट्री करोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट ऑन लीज, एंड द फिफ्थ एंट्री करोगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। क्लियर। अब वन बाय वन लेसी के रिलेटेड जितने भी सम्स है वो स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपके पास नौकर का मटेरियल होना चाहिए। आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमने कल एक थियोरेटिकल क्वेश्चन था जो सॉल्व कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं रीड कर रहा हूं। AD Softex Limited has taken the asset on lease from ACS Impacts Limited. The following information is given below. क्लियर। फ्रेंड्स आपको यहां पे हर एक इंफॉर्मेशन दे दिया, एकदम फोकस करना है। यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, लीज टर्म आपको बोल दिया कितने साल, 4 साल। फेयर वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे दिया कितने रुपीस का दिया, 16 लाख। लीज रेंट कितने रुपीस, 5 लाख। पर समझ लेना ये क्या है, पर एनम। और कितने साल कब देना है, एट द एंड ऑफ द ईयर। इफ नथिंग इज गिवन इट इज ऑलवेज अज्यूम कि वो आपके लिए क्या होने वाला है, एट द एंड ऑफ द ईयर। आपको बोल दिया क्वेश्चन में गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू 1 लाख, एक्सपेक्टेड 3 लाख। मैं फ्रेंड्स बोल दूं यहां पे चेक करते हैं किसकी बुक में पूछा है। इंप्लिसिट इंटरेस्ट रेट 14.97%। डू दी अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसी। किसकी बुक में पूछा है, लेसी। एंड अगर लेसी है तो मुझे क्या चाहिए, गारंटीड चाहिए। लेसी है तो मुझे एक्सपेक्टेड का कुछ भी काम नहीं है। क्लियर। तो सिंपल मेरे पास सब कुछ डेटा है, एंड आपको क्या करना है, लेसी की बुक में अकाउंटिंग करना है। क्लियर। कैन आई गो अहेड। चलो स्टार्ट करें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में से। क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहां पे लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले आपको यह पूछा है कि आपको अकाउंटिंग जो करना है वो इन द बुक्स ऑफ लेसी करना है। एंड जब भी फ्रेंड्स आपको लेसी की बुक में अकाउंटिंग करना है तो आपको दो चीज चाहिए। एक चाहिए फेयर वैल्यू, तो कहने से यहां पे पहले लिख देता हूं फेयर वैल्यू ऑफ असेट, वैल्यू ऑफ असेट। अच्छा, वो फेयर वैल्यू ऑफ असेट कितना होगा मुझे पता नहीं है। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, उसका फ्रेंड्स हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स मैं भूल गया, विच एवर इज हायर करूं कि विच एवर इज लोअर करूंगा, तो कहने से हमको यहां पे क्या करना पड़ेगा, विच एवर इज लोअर के हिसाब से सब कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहले अपने आपको पूछ लो, आपको क्वेश्चन में फेयर वैल्यू ऑफ द असेट आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिया है, इसको डिलीट कर दे। हाँ चलो पहले क्वेश्चन में चेक करो, आपको फेयर वैल्यू ऑफ द असेट दिया है, तो हाँ चेक करो फेयर वैल्यू आपको दे दिया है 16 लाख रुपए। क्लियर। तो सिंपल यहां पे मैं लिख देता हूं कि फेयर वैल्यू हमारा कितना है, 16 लाख। तो फेयर वैल्यू ऑफ द असेट इज नथिंग बट 16 लाख। पर फ्रेंड्स कहने से आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट का तो क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उसको हम स्टार्ट करें, तो टाइटल लगा दो कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, अरे ऑफ लीज पेमेंट
क्लियर? मैं आपको अज्यूम कर रहा हूं कि आपको हायर परचेस नाम का चैप्टर अच्छी तरह से आता है, आपको डिस्काउंटिंग सब कुछ आता है, कैलसी आप प्रॉपर यूज कर पाओगे। अगर कैलसी प्रॉपर यूज नहीं कर पाए तो सिंपल इसका कुछ काम नहीं है। फ्रेंड्स 4 कॉलम का टेबल बनाओ मेरे साथ। एंड वहां पे आपको लिखना है ईयर, कैश फ्लोस, डिस्काउंटिंग फैक्टर जो आपको दे दिया है 14.97%। बहुत लोग इतने फालतू डाउट पूछते हैं, सर एक काम करो ना 14.97 को राउंड ऑफ करके उसको 15 ही ले लेते हैं ना। ऐसा ना चले भाई, डिस्काउंटिंग फैक्टर कभी भी राउंड ऑफ नहीं होता। क्लियर? अच्छा, कितने साल तक आपने लीज पर लिया था? तो फ्रेंड्स कहने से आपने 4 साल तक लीज पर लिया था, मतलब ईयर 1 to 4, 4 साल तक कहने से आपको 5-5 लाख रुपए देना पड़ेगा, मतलब टोटल 20 लाख रुपए देना पड़ेगा। अभी भी बोल रहा हूं ये लेसी की बुक है, एंड लेसी की बुक मतलब मुझे क्या करना है, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू लेना है। तो एट द एंड ऑफ द 4th ईयर मैं यहां पे जस्ट क्या लूंगा, एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू के गारंटीड, तो जस्ट मैं यहां पे गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू क्या ले लूंगा, 1 लाख ले लूंगा। क्लियर? कैलसी उठाओ, मेरे पास भी कैलसी है, 1 डिवाइडेड बाय 1.1497, 4 साल का एन्युटी निकालना है, तो 4 बार इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4, जीटी दबा दो। क्लियर? तब का फ्रेंड्स 4 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर 2.8567 होने वाला है। एंड अगर मैं यहां पे 4th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर दिखाऊं तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1497 4 बार जस्ट इक्वल टू करो, तो फ्रेंड्स यहां पे उसको राउंड ऑफ करके लेना 0.5724 होगा। क्लियर? मैं मल्टीप्लाई करूंगा डिवाइड करूं मल्टीप्लाई होगा ना। क्लियर? तो कैलकुलेट 5 लाख इंटू 2.8567, तो सिंपल यहां पे आपका आंसर आएगा 14,28,350। ये क्या है पता चला? 5 लाख रुपए जो 4 साल तक आप जो पेमेंट करने वाले हो, टोटल आप जो 20 लाख रुपीस का पेमेंट करने वाले हो, वो 20 लाख रुपीस की आज की कौन सी वैल्यू आ गया, तो प्रेजेंट वैल्यू आ गया 14,28,350। एंड 1 लाख इंटू 0.5724 करो तो फ्रेंड्स इसका आंसर आ जाएगा 57,240। एंड अगर फ्रेंड्स आप जीटी दबाओगे तो सिंपल इसका टोटल आंसर आपको मिल जाएगा 14,85,590 रुपीस। ये क्या आया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टोटल लीज पेमेंट आ गया। आर यू फॉलोइंग मी? क्लियर? चलो चेक करो, आपने ऊपर ऑलरेडी लिखा था फेयर वैल्यू ऑफ द असेट इज 16 लाख, फेयर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट का आंसर आप लेके आए 14,85,590। फ्रेंड्स मैं विच एवर इज हायर करूं कि लोअर करूंगा, तो कहने से मैं यहां पे जो करूंगा वो विच एवर इज लोअर करूंगा 14,85,590। इसका मतलब आपको पता चल जाना चाहिए, मुझे मेरी बुक में जो असेट इनिशियली रिकॉर्ड करना है वो 16 लाख से नहीं करना है, वो 14,85,590 से करना है। पर अब मैं बिल को पूछो, आप एक्चुअली पेमेंट 14,85,590 का ही करने वाले हो, थोड़ा ज्यादा, तो थोड़ा ज्यादा क्यों ज्यादा वो समझाओ। बिकॉज आपने 5 लाख रुपए 4 साल टोटल 20 लाख का वो पेमेंट किया, लास्ट में 1 लाख रुपए, मतलब टोटल 21 लाख रुपीस का पेमेंट कर रहे हो। पर कहने से आपकी बुक में जो आप असेट रिकॉर्ड कर रहे हो वो तो 14,85,590 से ही कर रहे हो, मतलब आप सिंपली डिफरेंशियल अमाउंट क्या होगा वो आपके लिए इंटरेस्ट हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पे मैं टाइटल लगा देता हूं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस। फ्रेंड्स एग्जैक्ट आप जो हायर परचेस में करते थे वही मुझे आपको यहां पे फिर से करवाना है। क्लियर? अब मेरे साथ टोटल 5 कॉलम का टेबल बना दो। चलो टाइटल लगाओ उसका, ईयर, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एंड वो भी कितने परसेंट के हिसाब से, तो क्या 14.97% के हिसाब से। आपने पूरे साल में रीपेमेंट कितना किया वो, एंड फाइनली हम यहां पे लिख देंगे हमारा क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर? चलो अब आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। ईयर 1 में कहने से मैं मेरी लायबिलिटी जो रिकॉर्ड करूंगा वो कितने से करूंगा, 14,85,590
590 से मैं रिकॉर्ड करूंगा। क्लियर? 1485 590 का फ्रेंड्स आप 14.97% करो तो आपका आंसर आएगा 222,393, मतलब 2,22,393 फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा। पर कहने से आपने जो पेमेंट किया है वो फर्स्ट ईयर में कितना पेमेंट कर दिया होगा, तो फ्रेंड्स आपने तो टोटल 5 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया है। तो हमको यहां पे ये चेक करना है कि व्हाट इज योर क्लोजिंग बैलेंस। तो फ्रेंड्स आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 12,07,983 रुपीज का आपका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। क्लियर? कैन आई गो हेड? अच्छा, ईयर 2, अरे क्या हो रहा है आज, हाँ चलो, अगर हम चेक करें फॉर द ईयर 2, तो कहना से फ्रेंड्स हमारे लिए ईयर 2 में आंसर कैसे होने वाला है। ईयर 2 का मैं यहां पे ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा 12,07,983, पर कहने से आप जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे वो 14.97% के हिसाब से करोगे, एंड अगर ये करोगे तो आपका आंसर आएगा 1,80,835। पर कहने से फ्रेंड्स चेक करो आपने पेमेंट कितने का किया है, तो कहने से फ्रेंड्स आपने पेमेंट टोटल 5 लाख रुपए का कर दिया है, एंड अगर इसमें से 5 लाख रुपए में माइनस कर दो तो मेरा आंसर आ जाएगा 8,88,818। क्लियर? ओके, ईयर 3 अगर मैं चेक करूं तो मेरा ओपनिंग बैलेंस था 8,88,818, उस पर मैं करूंगा 14.97% के हिसाब से इंटरेस्ट, तो फ्रेंड्स आपका इंटरेस्ट का आंसर आएगा 1,33,056। पर कहने से उसमें से आपने टोटल 5 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया है, तो सिंपल 5 लाख रुपए इसको रीपेमेंट में लिखो एंड मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 5,21,874। क्लियर? अब मेरे कैलकुलेशन में एक ही साल बाकी है। अगर हम यहां पे चेक करें फॉर द ईयर 4, तो ईयर 4 के लिए फ्रेंड्स क्या होगा, आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 5,21,874। अब यहां पे सब कुछ मेरा पेमेंट हो जाना चाहिए, मतलब कहने से मेरी लायबिलिटी जीरो हो जाना चाहिए, हाँ के ना। पर यस, रीपेमेंट में 5 लाख रुपए नहीं आएगा फ्रेंड्स, रीपेमेंट में कितने रुपीस आएगा, 6 लाख आएगा। वाई 6 लाख? 5 लाख रुपीस का लीज पेमेंट एंड 1 लाख रुपीस का रेसिडुअल वैल्यू, तो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट जो होगा ना वो ऑलवेज हम बैलेंसिंग फिगर लेके, मतलब 6 लाख माइनस 5,21,874 करोगे तो फ्रेंड्स आपका यहां पे इंटरेस्ट आएगा 78,126, और ये जो 78,126 जो लाया ना वो मैंने बैलेंसिंग फिगर लिया फ्रेंड्स। क्यों बैलेंसिंग फिगर? बिकॉज अभी तक जो भी था वो सब कुछ मैंने जितने भी राउंड ऑफ किया था वो सब कुछ यहां पे मैंने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज, हम इसका क्या करेंगे, तो हम इसका जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं। क्लियर? टाइटल लगाओ जर्नल एंट्रीज। बस ऐसा एक आध सम भी कर दिया तो एग्जाम में कुछ भी पूछेगा आप आराम से मैनेज कर पाओगे। जर्नल एंट्रीज फ्रेंड्स, जर्नल एंट्रीज में कुछ अलग तरीके से आपको करवा रहा हूं, मतलब एंट्री एक बार लिखो एंड आपका काम खत्म हो जाए वैसा करवा रहा हूं। आप मेरे साथ टोटल 5 कॉलम का टेबल बनाना। कितना कॉलम? 5। उसमें से फर्स्ट कॉलम बड़ा रखना, बाकी छोटा करोगे तो चलेगा। क्यों ऐसा करवा रहा हो बाद में सोचना, अभी करो। क्लियर फ्रेंड्स? प्रेजेंटेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए, तो ही सामने वाला आपका पेपर देखने के लिए रेडी होगा, तो ही आपको मार्क मिलेंगे, बाकी मिलने वाला नहीं है। क्लियर? मेरे जैसे हैंडराइटिंग मत लिखना। चलो स्टार्ट करें, टाइटल लगाओ। पर्टिकुलर्स, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 यानी ईयर 4। क्लियर? सबसे फर्स्ट एंट्री ईयर 1 में हम करेंगे जो हमने असेट को लिया था, तो फर्स्ट एंट्री फ्रेंड्स हमारे लिए क्या होगा, तो फर्स्ट एंट्री हम करेंगे असेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट, एंड वो फर्स्ट ईयर में एंट्री होगा, कितने से एंट्री होगा, 14,85,590 से होगा। इसका ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 में कुछ काम नहीं है। परफेक्ट। आपको अमाउंट 2 बार लिखने का, मैं एक ही बार लिख रहा हूं। क्यों 2 बार? अरे क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो? डेबिट क्रेडिट दोनों जगह पे आपको लिखना पड़ेगा ना। क्लियर? चलो असेट की एंट्री कर दिया, उसके बाद कहने से आपको एंट्री करना पड़ेगा, किसकी एंट्री, इंटरेस्ट का एंट्री। तो सेकंड एंट्री हम कर रहे हैं इंटरेस्ट
एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट। अच्छा फ्रेंड्स, कहने से इंटरेस्ट की एंट्री सिर्फ एक साल में होगा कि चारों चार साल? मेरे पास ऊपर कैलकुलेशन रेडी है। फर्स्ट ईयर में था 222,393, 2,22,393। सेकेंड ईयर में चेक कर लो आपका कितना था, 1,80,835। तो सेकेंड ईयर में यहां पे लिख रहा हूं 1,80,835। थर्ड ईयर में चेक कर लो आपका कितना था, 1,33,056। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 1,33,056। एंड ईयर 4 में फ्रेंड्स कितना था, तो चेक कर लो। ईयर 4 में वो था 78,126। क्लियर? तो यहां पे ईयर 4 में हम लिख देते हैं 78,126, मतलब इंटरेस्ट के एक्सपेंस की एंट्री हो गई। क्लियर? उसके बाद कहने से इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट के लिए एंट्री करोगे लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? अच्छा, एंड वो लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक जो करोगे वो कितने से करोगे? याद करो, फर्स्ट ईयर में आपने पेमेंट किया था कितने रुपीस का? 5 लाख रुपीस का। क्लियर? सेकेंड ईयर में भी आपने जो पेमेंट किया था वो कितने रुपीस का किया था? 5 लाख। थर्ड ईयर में भी आपका जो पेमेंट था वो कितने का था? 5 लाख। मिस्टेक मत करना, लास्ट ईयर में जो भी आपका पेमेंट था वो 5 लाख का नहीं था, वो फ्रेंड्स कितने रुपीस का था? वो आपके लिए 6 लाख का था। वाई 6 लाख? बिकॉज 5 लाख रुपीस का जो था वो कहना से आपका लीज का पेमेंट था, एंड 1 लाख रुपीस का था वो आपके लिए क्या था? तो गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। एंट्री कर दिया असेट टू लेसर, इंटरेस्ट टू लेसर, लेसर टू बैंक। एंड अब हमको एंट्री करना पड़ेगा, वो किसके लिए एंट्री करना पड़ेगा? तो डेप्रिसिएशन। एंड डेप्रिसिएशन की अगर हम एंट्री करें तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, हम क्रेडिट क्या कर देंगे? तो कि टू लेसर अकाउंट। अब समझ लेना फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपको यूजफुल लाइफ के बारे में कुछ बताया नहीं है। इफ नथिंग इज गिवन अबाउट द यूजफुल लाइफ, तो आपको क्या कर देने का? सिंपली आपका जो भी असेट आपने रिकॉर्ड किया था 14,85,590 से आपने जो भी रिकॉर्ड किया था ना, उसको आपको लीज टर्म के हिसाब से डिवाइड कर देने का। तो मैं डिवाइडेड बाय क्या कर रहा हूं? तो 4 इयर्स कर रहा हूं। कैलसी लो, 14,85,590 डिवाइडेड बाय 4 इयर्स करोगे तो आपको आंसर आएगा 3,71,397, 3,71,397। एंड लास्ट 2 साल में 3,71,398 कर देना, थोड़ा राउंड ऑफ करके 3,71,398। एंड लास्ट एंट्री कौन सी एंट्री करते थे? दैट इज समथिंग बट आप उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देते थे। तो लास्ट एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट। हर एक साल आपके 2 एक्सपेंस थे, एक था इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड एक था आपका कौन सा? तो क्या डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन। क्लियर? एक काम करो, पहले मैं डेप्री तो लिख दूं 371 एवरी ईयर करना पड़ेगा, 397 यहां पे भी कितना लेंगे? 397 यहां पे लेंगे 398 एंड यहां पे कितना लेंगे? 398। एंड आपने इंटरेस्ट ऑलरेडी ऊपर एंट्री पास करके रखा है। फर्स्ट ईयर 222,393, बाद में टोटल कर देंगे 222,393। सेकेंड ईयर था 180,835, 180,835। थर्ड ईयर था आपका 133,056, 1 लाख, सॉरी 1,33,056। एंड लास्ट ईयर था आपका कितने का था? 78,126। क्लियर? अब टोटल डेबिट कर देते हैं हम 222,393 प्लस 371,397। क्लियर? तो सिंपल यहां पे चेक कर लो, आपका हो जाएगा टोटल फर्स्ट ईयर का 5,93,790, 5,93,790। क्लियर? अच्छा फ्रेंड्स, अगर हम सेकंड ईयर का चेक करें 371,397 प्लस 180,835, तो फ्रेंड्स आपका सेकंड ईयर का हो जाएगा 5,52,232, 5,52,232। थर्ड ईयर चेक करें तो 133,056 प्लस 371,398, तो आपका थर्ड ईयर का हो जाएगा
5,04,454 एंड द फोर्थ ईयर अगर हम चेक करें 371,398 प्लस 78,126 तो आपका हो जाएगा 4,49,524। बस फ्रेंड्स आपका 5 एंट्री आनी चाहिए, असेट टू लेसर, इंटरेस्ट टू लेसर, लेसर टू बैंक, डेप्री टू असेट, पीएनएल टू इंटरेस्ट टू डेप्री। क्लियर? क्वेश्चन 1 हमारा ऑलरेडी हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9B मैंने आपको करवा दिया था। परफेक्ट। अब मुझे जो आपको करवाना है वो है क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ मिनट, 2 3 4 5, हाँ चलो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 खत्म करें। एनुअल लीज रेंट इज नथिंग बट 40,000 एंड एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। क्लियर? लीज पीरियड आपको दे दिया है 5 साल, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू दिया है 40,000, गारंटीड ही दिया है। फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज 150, आपको क्वेश्चन में फेयर वैल्यू दे दिया है। इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट ऑन द लीज इज 12.6%, आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको दे दिया है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 12.6% आर 0.89, 0.79, 0.7, 0.622, 0.552 at the end of the first, second and the third, fourth and fifth year respectively. Show the journal entry to record the asset taken on the finance lease in the books of lessee. फ्रेंड्स क्वेश्चन देख के पता चलना चाहिए, ज्यादा मेहनत नहीं करना है। जस्ट एक तो पहले चेक कर लो, आपको फेयर वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, हाँ तो फेयर वैल्यू दिया है 1,50,000। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कैलकुलेट कर दोगे एंड विच एवर इज लोअर के हिसाब से एंट्री करना है। आपको इंटरेस्ट कुछ भी पूछा नहीं है। क्लियर? तो चलो हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 बहुत सिंपल है, दो ही चीज चाहिए। फर्स्ट, फेयर वैल्यू ऑफ असेट इज इक्वल टू रुपीज 1,50,000। क्लियर? और आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट इज इक्वल टू, कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब अभी हमको कुछ पता नहीं है, सॉरी, विच एवर इज लोअर अरे प्रेजेंट वैल्यू ही नहीं पता है तो कहना है ऑब्वियसली विच एवर इज लोअर भी हमको पता होने वाला नहीं है। परफेक्ट। अच्छा अब क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन करना पड़ेगा। टाइटल लगाओ, कैलकुलेशन ऑफ present value of lease payment। क्लियर? चलो उसके लिए फ्रेंड्स 4 कॉलम पे टेबल बना दो। एंड वहां पे टाइटल लगाना ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड फाइनली प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर? ईयर में अगर मैं लिखूं तो कहना चाहिए 5 साल है, ईयर 1 2 3 4 एंड 5। चेक कर लो आप हर एक साल कितने का पेमेंट करने वाले हो। तो अगर वो हम चेक करें तो आपको क्वेश्चन में बोला है एवरी ईयर आपको 40,000 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा एंड आपका गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू कितना है तो क्या 14,000 है। क्लियर? यहां पे लिखो कैश फ्लो में ईयर 1 में 40,000, ईयर 2 में भी 40, 3 में 40, 4th में भी 40,000
एंड फिफ्थ में मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स 40,000 नहीं आएगा, वो कितना आएगा 54,000। दिमाग चलाओ, क्यों 54? बिकॉज 40,000 रुपए का लीज पेमेंट एंड 14,000 रुपए का था, क्या था, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग फैक्टर दे ही दिया है, कितना दिया है 89, 79.7, 0.89, 0.79, 0.7। फ्रेंड्स क्वेश्चन में अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है कभी चैलेंज नहीं करने का, अंदर जो दिया है वो परफेक्ट सही दिया है वैसा ही मान लेने का। 622 एंड 552 क्लियर, यहां पे लिख दो 0.622, 0.552, 0.622 एंड 0.552 मल्टीप्लाई करेंगे, कैलसी लो 40,000 इंटू 0.89, तो फ्रेंड्स यहां पे उसका प्रेजेंट वैल्यू का आंसर आएगा 35,600। 40,000 इंटू 0.79, तो फ्रेंड्स इसका आपका आंसर आएगा 31,600। 40,000 इंटू 0.7, तो इसका आपका आंसर आएगा 28,000। 40,000 इंटू 0.622, तो आपका आंसर आएगा 24,880 एंड 54,000 इंटू 0.552, तो आपका आंसर आएगा 29,808। क्लास में बैठे हुए हर एक बच्चे का आंसर सेम आना चाहिए, बिकॉज हमने अंदर जो डिस्काउंटिंग फैक्टर लिया था वही हमने फॉलो किया है। तो सिंपल इसका आंसर आया 1,49,888। कुछ नहीं करना है, ऊपर जाके चेक करो, फेयर वैल्यू दिया था 1,50,000, यहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट में मैं लिख रहा हूं 1,49,888। हायर के लोअर, तो सिंपल विच एवर इज लोअर, कितना 1,49,888। परफेक्ट, बस इंटरेस्ट कुछ नहीं करना है, जस्ट इतना ही पूछा था कि फाइनेंस लिस्ट में जो असेट लेते हो उसको रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल एंट्रीज क्या करोगे। तो अगर यहां पे मैं लिखूं, अरे क्लियर, तो अगर यहां पे हम लिखे जर्नल एंट्री, तो बस एक ही एंट्री होगा, कौन सा, असेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट 1,49,888 टू क्रेडिट करेंगे लेसर अकाउंट कितने का 1,49,888। क्लियर, बस आज का लेक्चर फ्रेंड्स यहां तक रखते हैं। पहले अभी तक का मैं सब कुछ आपको रिवाइज करवा दूं। फ्रेंड्स AS19 नाम था लीज, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लीज। अगर कोई भी ओनर ऑफ द असेट किसी को राइट टू यूज ऑफ द असेट ट्रांसफर करे अगेंस्ट कंसीडरेशन और द सीरीज ऑफ अ कंसीडरेशन, जो बंदा असेट को ट्रांसफर कर रहा है उसका नाम है लेसर, जो बंदा असेट को रिसीव कर रहा है उसका नाम है लेसी। चार जगह पे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 को अप्लाई नहीं करते थे। एक्सप्लोरेशन ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज, लाइसेंसिंग अग्रीमेंट फॉर द मोशन पिक्चर फिल्म्स एंड द वीडियो रिकॉर्डिंग, लीज फॉर द यूज ऑफ द लैंड, एंड द लास्ट में कौन सा था, दैट इज नथिंग बट आपका ये, अगर किसी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है तो आपको यहां पे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीज, वन इज द फाइनेंस लीज एंड सेकंड इज द ऑपरेटिंग लीज। जहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होता है वो आपके लिए फाइनेंस लीज है, जहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होता है वो आपके लिए कौन सी लीज है, ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज में असेट लेसी की बुक में रिकॉर्ड होगा, पर ऑपरेटिंग लीज में असेट जो होगा वो किसकी बुक में रिकॉर्ड होता रहेगा, लेसर की ही बुक में रिकॉर्ड होता रहेगा। उसके बाद हमने ये भी डिस्कशन किया था, क्या डिस्कशन था, 5 सिचुएशन में वो लीज फाइनेंस लीज है, अगर एट द एंड ऑफ द लीज टर्म ये ओनरशिप अगर किसके पास ट्रांसफर होने वाली है, लेसी के पास, लेसी के पास ऑप्शन है असेट को परचेस करने का विद कंसीडरेशन और विदाउट कंसीडरेशन। लीज टर्म कवर सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द यूज रिमेनिंग इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द असेट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट कवर सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट, एंड असेट को स्पेसिफिक नेचर वाला है। हर एक कंडीशन के बीच में और था, कोई भी एक कंडीशन में फुलफिल, तो फ्रेंड्स वो लीज आपका कौन सा हो जाएगा, फाइनेंस लीज हो जाएगा। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया आज के लेक्चर में फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी। फर्स्ट एंट्री हम कर रहे थे असेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट, कौन सी अमाउंट्स है, फेयर वैल्यू ऑफ असेट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट विच एवर इज लोअर। जब मैं बोल रहा हूं मिनिमम लीज पेमेंट तो वहां पे दो चीज लेंगे, अग्रीड लीज रेंटल एंड द गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। सेकंड एंट्री करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लेसर, थर्ड एंट्री करेंगे लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक, फोर्थ एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट ऑन लीज, एंड द फिफ्थ एंट्री करेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। क्लियर, आज का लेक्चर यहां तक रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। If you like this video, share it with your friends.
Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.